हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में हर्बर्ट ब्लूमर और अन्य जो है सिद्धांतकार हैं जैसे गॉफमैन और कुहन के सिद्धांतों को देखेंगे। इससे पहले हमने जो है जी.एच. मीर और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा की है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इससे पहले एक ज़रूरी सूचना यह भी है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हर्बर्ट ब्लूमर के क्या विचार थे। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में ब्लूमर जो है वस्तुनिष्ठ अनुभवों के अध्ययनों के समाज के संदर्भ में सही समझ विकसित करने और उसका अध्ययन करने की कुंजी मानते हैं। इसीलिए कि जब व्यक्ति समाज के स्तर पर एक या एक से अधिक अन्य व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता है तो वह उसके द्वारा उन क्रियाओं या गतिविधियों के अनुरूप अपने व्यवहारों को समायोजित करने का प्रयास करता है। तो इन्होंने कहा जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद व्यक्ति के वस्तुनिष्ठ अनुभवों के संदर्भ में सही समझ विकसित करने में सहायता प्रदान करता है, अर्थात कुंजी है। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि अगर कोई व्यक्ति क्रियाएं करता है एक या एक से अधिक व्यक्तियों से, तो वह व्यक्ति जो गतिविधि या क्रिया करता है वह उस व्यक्ति या संदर्भ के अनुरूप ही अपने व्यवहारों को समायोजित या प्रयास करता है कि उसी के अनुरूप व्यवहार करे जिसके अनुरूप वह व्यक्ति आपसे अपेक्षित करता है कि आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। जैसे शिक्षक यह आपसे अपेक्षित करेगा कि आप क्लास रूप में अच्छे से पढ़ाई करें या आप इंटरेक्शन करते हुए क्लास रूम में एक शिष्टता का परिचय दें, तो आप भी उसी अनुसार क्लासरूम में अपनी अंतःक्रियाओं को करते हैं। ब्लूमर ने इस प्रकार के विकास के क्रम में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जो बाह्य शक्तियाँ या अनियंत्रित मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होते रहने के अलावा भी मानवीय व्यवहार के कई अन्य महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। इन्होंने कहा, जैसा कि मीर ने कहा कि जो व्यवहार होता है वह मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है, तो इन्होंने कहा उनके अलावा भी कई अन्य तथ्य होते हैं जो कि महत्वपूर्ण रूप से मानवीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस क्रम में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की स्थापना के क्रम में ब्लूमर ने 3 केंद्रीय नियम बताए हैं। पहला है कि व्यक्तियों जो है चीज़ों के प्रति व्यक्तियों द्वारा उनके संदर्भ में निर्मित अर्थों एवं तात्पर्यों के आधार पर क्रिया करता है। तो इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति है किसी वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में ही उसी के अनुरूप या अर्थ के अनुसार ही क्रियाएं करेगा। जैसे आप क्लासरूम में हैं तो क्लासरूम के अनुरूप व्यवहार करेंगे, घर पे हैं तो घर के अनुसार संदर्भ में प्रयोग करेंगे, घर के व्यक्ति के साथ अलग तरीके से आप व्यवहार करेंगे, क्लासरूम में है तो वहाँ पे अलग तरीके से व्यवहार करेंगे, या किसी अदर फील्ड में है तो वहाँ पे अलग तरीके से आप व्यवहार करेंगे। तो इन्होंने कहा कि वहाँ पे निर्मित जो अर्थ होते हैं या संदर्भ होती हैं या परिस्थिति होती हैं उसी के अनुरूप व्यक्ति व्यवहार करता है। दूसरा, अर्थ या अर्थबोध व्यक्तियों द्वारा के माध्यम से पारस्परिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होता है। तो व्यक्तियों का जब पारस्परिक अंतःक्रिया होगा तो उस वहाँ पे जो है अर्थबोध का निर्माण होता है। तो ब्लूमर का जो है सिद्धांत जो है उद्दीपन, निर्वचन और प्रत्युत्तर के आधार पर होता है कि इन्होंने कहा व्यक्ति की सोच समझ उद्दीपन का प्रत्युत्तर अर्थात इंटरेक्शन जब करेगा व्यक्ति उसी के अनुसार जो है अर्थबोध अपना अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, उसी के अनुसार जो है अपना प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। तीसरा कहा कि अर्थबोध चीज़ों की व्याख्या और उनके स्पष्टीकरण की एक प्रक्रिया के द्वारा परिमार्जित और परिवर्तित होती रहती है। इन्होंने कहा कि जो अर्थबोध होता है जिसमें व्यक्ति का जो संबंध आता है वो उसकी व्याख्या के दौरान उसके अर्थ जो है बदलते रहते हैं। इस प्रकार अन्य लोगों की जो अवधारणाएं या व्यवहार के पैटर्न अस्थायी न होकर के वे परिवर्तित होते रहते हैं।
तो ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की 3 प्रकार के स्व के या संकेतों की चर्चा की है, जिसमें पहला इन्होंने कहा कि मानव वस्तुओं का उनके लिए जो अर्थ है वह उसी आधार में या संदर्भ में अंतःक्रिया करेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से व्यक्ति लोगों से प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करके अर्थ निकालते हैं, अर्थात संदर्भ व्यक्त करते हैं। तीसरा इन्होंने बताया कि वस्तुओं के साथ जिस व्यक्ति का संबंध आता है उसकी व्याख्या जो है करने की प्रक्रिया के दौरान जिसके अर्थ जो है वह संशोधित या बदलते रहते हैं, अर्थात उसमें सुधार किया जा सकता है। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का अध्ययन है, इसका इकाई के रूप में जो है ब्लूमर व्यक्ति को देखते हैं और व्यक्ति प्रतीकों के द्वारा आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं उनको मानते हैं। इस प्रकार ब्लूमर ने कहा है कि समाज और कुछ न होकर प्रतीकात्मक अंतःक्रिया ही है। ब्लूमर कहते हैं समाज और कुछ न होकर प्रतीकात्मक अंतःक्रिया ही है। ब्लूमर के 3 आधार वाक्य हैं। लोग चीज़ों के प्रति उनके अनेक अर्थों के संदर्भ में जो अर्थ का तात्पर्य है विकसित करते हैं और उनके अनुसार या उनके प्रति व्यवहार करते हैं। दूसरा, चीज़ों को उनके, यही अभी हमने बताया कि चीज़ों को उनके संदर्भ में व्यक्ति विशेष के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के साथ की गई सामाजिक अंतःक्रियाओं और उसके द्वारा ही निर्मित होती हैं या अर्थ निकालते हैं व्यक्ति के क्रिया के माध्यम से ही। तीसरा इन्होंने कहा अर्थ से तात्पर्य व्यक्ति विशेष के कतिपय चीज़ों से है जो अंतःक्रियावाद के व्यवहारिक संबंधों के विश्लेषण के दौरान भी संशोधित या परिमार्जित की जा सकती है। इसके बाद ब्लूमर का जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है इसका निम्नांकित मूल प्रस्तावनाओं पर आधारित रहा है। पहला, मानव समाज की प्रकृति क्या है। तो इस संदर्भ में इन्होंने कहा कि जो मानवीय गतिविधियां हैं वह समाज के संदर्भ में ही निर्मित होने वाली किसी भी सिद्धांत की आरंभ बिंदु होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य सदैव ही, चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, वह अन्य व्यक्तियों या समूहों के प्रतिनिधियों के रूप में कतिपय गतिविधियां या क्रियाएं करता रहता है। तो पहला पॉइंट इनका कहना है कि व्यक्ति जब भी अंतःक्रिया करेगा तो किसी न किसी समाज या समूह या व्यक्ति के संदर्भ में ही क्रियाएं करेगा, अर्थात किसी न किसी समाज में वह व्यक्ति का भाग होगा। अगला इन्होंने कहा सामाजिक अंतःक्रिया की प्रकृति क्या होगी। तो सामाजिक अंतःक्रिया की जो वस्तुतः 2 प्रकार की अंतःक्रियाओं का प्रकृति की चर्चा की है। पहला सांकेतिक, दूसरा असंकेतिक अंतःक्रिया के रूप में इन्होंने वर्गीकृत किया है। तो असंकेतिक अंतःक्रिया तब होगी जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के क्रिया के संदर्भ में बिना किसी आकलन के सीधे तौर पर प्रत्युत्तर देता है। इन्होंने कहा है कि जब संदर्भ का अर्थ समझने में व्यक्ति असफल रहेगा या बिना समझे ही प्रत्युत्तर देने का प्रयास करेगा तो उसे इन्होंने असंकेतिक अंतःक्रिया के संदर्भ में देखा है। दूसरा इन्होंने कहा कि इसमें वैचारिक क्रिया की कोई भूमिका या अर्थ नहीं होती, अर्थात किसी व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया करना है तो बिना सोचे विचारे, बिना संदर्भ रहित आपने अंतःक्रिया किया है तो वह असंकेतिक होगा। इसके विपरीत जो है सांकेतिक क्रिया व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं के संदर्भ में सोच विचार कर उसकी क्रियाओं की भली भांति व्याख्या करके की जाती है। उनमें उक्त व्यक्तियों की भाव भंगिमाओं, विशेष अर्थबोध भी सम्मिलित होते हैं। उनकी समाज इन्हीं अंतःक्रियाओं पर आधारित होता है। तो इन्होंने कहा सांकेतिक क्रियाओं के जब व्यक्ति करता है तो वह क्रियाओं को सोच विचार कर संदर्भ में, अर्थात अर्थ निकाल कर कि व्यक्ति सामने वाला किस संदर्भ में हमसे बातें कर रहा है, उसके भाव भंगिमा क्या है, अर्थात उसके चाल चलन हाल डाल क्या है, वह क्या आपसे अपेक्षित करता है, उसी के अनुरूप आप जो है व्यवहार करेंगे। ब्लूमर कहते हैं क्योंकि यही समाज का जो है एक अंतःक्रियाओं के आधार के रूप में जो है सांकेतिक क्रिया कार्य करती है। चीज़ों की प्रकृति। तो मानव जगत वस्तुपरक है जिसके भौतिक एवं सामाजिक निहितार्थ होते हैं, अर्थात प्रत्येक वस्तु के जो है कुछ भौतिक अर्थ होते हैं, कुछ सामाजिक अर्थ होते हैं। यह व्यक्तियों के अर्थ के बोधों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। चीज़ों के प्रति अर्थबोध लगाने की क्रिया एवं जीवन के में हुए परिवर्तनों के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो इन्होंने कहा जो व्यक्ति के वस्तुपरक हैं उसके अलग अलग व्यक्ति अलग अलग संदर्भ में प्रयोग करता है। कभी तो एक वस्तु के रूप में किसी को प्रतीक करता है तो कोई सिंबल के रूप में। जैसे उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं सांप।
सांप को जो है व्यक्ति अपने संदर्भ में अलग अलग रूप से प्रयोग कर सकता है। जैसे अगर कोई सपेरा है या जहर निकालने वाले व्यक्ति हैं या जहर से दवा बनाने वाले हैं, तो वह उनके लिए केवल भौतिक तथ्य के रूप में देखा जाएगा। और वहीं कोई धर्म के आधार पर देखा जाए तो उसका अलग महत्व है सांप का, कि उसे भाई देखकर हाथ लोग जोड़ते हैं। कुछ लोगों का जो है कुल देवता के रूप में उसे पूजा करते हैं। तो यह जो है यह व्यक्ति का जो है सामाजिक हो गया, और यह भौतिक उपयोगिता उस वस्तु या सर्प की हो गई है। तो इन्होंने कहा जो अर्थबोध होते हैं वह अलग अलग संदर्भ में परिवर्तित होते रहते हैं किसी वस्तु के लिए। मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। स्व के निर्माण के साथ ही व्यक्ति स्वयं से संबंध स्थापित करने तथा अंतःक्रिया करना प्रारंभ करने लगता है। इससे स्पष्ट करते हुए ब्लूमर कहते हैं कि मनुष्य एक दूसरे के क्रियाओं के संदर्भ में सिर्फ सामान्य तौर पर प्रतिक्रिया करने के स्थान पर उसकी व्याख्या करता है, पुनर्परिभाषित करता है और उसी के अनुसार क्रियाएं करता है। तो जो ब्लूमर का सार है वह इसी संदर्भ में है कि जो व्यक्ति क्रियाएं करता है वह सामान्य तौर पर सामने वाले व्यक्ति की अर्थबोध लगाता है, अंडरस्टैंडिंग करता है किस अर्थ में क्रिया हो रही है। उस आधार पर वह अपनी क्रियाओं को होने वाली या करने वाली क्रियाओं को संशोधित करके तब उसके अनुरूप क्रियाएं करता है या अंतःक्रिया करता है। पांचवा है मानवीय क्रिया की प्रकृति। तो इस संदर्भ में ब्लूमर की मान्यता है कि जब तक किसी व्यक्ति की क्रियाओं को नहीं समझा जा सकता, अर्थात व्यक्ति किस संदर्भ में क्रिया कर रहा है, तब तक उसकी पारिभाषिक प्रक्रिया तक नहीं जाया जा सकता है। सर्वप्रथम हमें व्यक्ति की अपनी क्रियाओं को दूसरे के परिप्रेक्ष्य में करके देखता है, पारस्परिक सहमति और समरूपता के संकेत विकसित करता है। तत्पश्चात उस क्रिया या कार्य के विशेष संदर्भ को सामूहिक क्रिया का निर्धारण होने लगता है। तो इस संदर्भ में इनका मानवीय जो क्रियाएं होती हैं, जब तक हम उसके अर्थ एवं संदर्भ को नहीं समझते हैं या परिप्रेक्ष्य को नहीं देखते हैं, और जब उस परिप्रेक्ष्य पे सहमति या समरूपता समानता नहीं देखने को मिलती है, तब तक हम उसको एक सामूहिक क्रिया के रूप में उसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। अगला है क्रियाओं के अंतर संबंध या इंटर रिलेशन। इन्होंने कहा व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ क्रिया आधारित अंतर संबंधित मानवीय सामाजिक जीवन आधारशिला बनाते हैं, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया अंतःक्रिया ये सब चलती रहती है। इस रूप में व्यक्ति की क्रिया सामूहिक क्रिया तदंतर सांकेतिक क्रिया वाद के रूपों में बृहद स्तरीय घटनाक्रम का भी निर्माण करती है। अर्थात प्रारंभ में दो व्यक्ति अपरिचित व्यक्ति मिलते हैं, उदाहरण के तौर पे तो दो व्यक्ति मिलते हैं, थोड़ी सी अंतःक्रिया अपरिचित के रूप में इन्होंने किया, लेकिन धीरे धीरे यह हमेशा मिलने लगे। और जैसे बस में ही, ट्रेन में दो कर्मचारी कहीं जा रहे हैं तो हमेशा मिलने लगे, अंतःक्रियाएं डेवलप होने लगी, बार 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 होने लगी। तो भविष्य में चलकर यह बड़े घटनाक्रम अर्थात जैसे दोस्ती, रिश्तेदारी, विवाह आदि तक पहुंच जाते हैं अगर। तो इस प्रकार की इन्होंने कहा कि जो क्रियाएं होती हैं वह एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं और वह भविष्य की घटनाओं की ओर निर्देशित करती हैं, अर्थात बृहद घटना का निर्माण करती हैं। तो यह थी हर्बर्ट ब्लूमर के सिद्धांत के जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में क्या है। तो यहाँ पे हमने बुक जो है मैं जो है नहीं लिखा है नोट्स में, तो बुक वाली जो वीडियो है वह अलग से बनाई जाएगी कि ब्लूमर, मीड, कुहन और गॉफमैन की प्रमुख पुस्तकों को जो है एक अलग वीडियो में देख लेंगे। अब आते हैं कुहन का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो ब्लूमर के विचारों के सिद्धांत से असहमति अर्थात इन्होंने ब्लूमर के जो विचार हैं उससे असहमति प्रकट करते हुए कहा कि जो बिंदुओं को चिन्हित करते हुए कहा कि कुहन सांकेतिक अंतःक्रियावाद के बारे में अपने विचार कुछ पृथक ढंग से या अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इनके अनुसार जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के व्यवहार लोचदार भी नहीं होते कि उन पर सिर्फ तात्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़े। तो जहाँ ब्लूमर कहते हैं कि तात्कालिक परिस्थितियों अर्थात संदर्भ के आधार में उसके अर्थ में जो है परिवर्तन होता रहता है, वहीं कुहन कहते हैं कि जो व्यक्ति का व्यवहार है उस पर केवल तात्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता
है। बाह्य कारकों एवं तात्कालिक परिस्थितियों के अलावा व्यक्ति के पास उसका अपना मूल स्व होता है, कोर सेल्फ होता है, उसका भी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा कुहन कहते हैं। जो वस्तुतः सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा विकसित व्यक्ति के अर्थबोध एवं अभिव्यक्तियों अपेक्षाकृत अस्थायी प्रतिबिंब होता है। अब यहाँ पे हम आपको एक अच्छा सा उदाहरण देकर समझाते हैं। कोहन का कहने का प्रयास है कि कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए यह व्यक्ति ए है और यह व्यक्ति बी है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति जो है एक सज्जन पुरुष है और एक व्यक्ति जो है गुंडा है। तो इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति क्रिया करेगा उसका सामाजिकरण किस रूप में हुआ है, वह भी वह क्रिया को प्रभावित करेगा। जैसे कोई व्यक्ति ये गया किसी दुकानदार के पास, तो दुकानदार से इसे सामान की प्राप्ति करनी है, तो यह जाके सज्जन पुरुष आप इसका जो है सज्जन नैतिक विचारों के माध्यम से इसका सामाजिकरण हुआ है, कोर सेल्फ इसकी नैतिकता है, तो यह नैतिक आधार पर इस व्यक्ति से अंतःक्रिया करके अपने वस्तु को प्राप्त करेगा। लेकिन वहीं जो यह व्यक्ति है इसका सामाजिकरण जो है वह एक गुंडे के रूप में हुआ है। तो इसके जो है व्यक्तित्व में इस व्यक्ति के साथ क्रिया करने में जो गुंडे की झलक है वह दिखाई देगी, ऐसा कुहन मानते हैं। इस मूल स्व की सहायता से ही व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों तथा अन्यों के संदर्भ में की जाने वाली अंतःक्रियाओं के परिप्रेक्ष्य विकसित एवं संपादित करता है। चूंकि जो मूल स्व है वह स्थिर प्रकृति का होता है, अर्थात व्यक्ति का सामाजिकरण जिस स्वरूप में हुआ है वह स्थिर रहेगा। उसके द्वारा ही निर्मित आकलित स्थितियों और परिस्थितियों के तुलनात्मक रूप से स्थिर प्रकृति होती है। इसीलिए उसके विकास एवं परिवर्तन की प्रक्रिया की दिशा भी पूर्वकालन संभव हो सकता है। इन्होंने कहा जो मूल स्व होता है वह स्थिर प्रकृति का होता है, इसके द्वारा जो निर्मित या आकलित स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं वह भी तुलनात्मक रूप से स्थिर होंगी। इसीलिए जो उनके पास है विकास एवं परिवर्तन की प्रक्रिया की दिशा है वह पूर्वकाल से संभव हो सकता है कि आगे चलकर व्यक्ति ऐसा ही बनेगा या ऐसी क्रियाएं करेगा। कुहन का मानना है कि समाज संरचित होता है और अस्थायी होता है, इसीलिए व्यक्ति के मूल स्व के निर्माण की प्रक्रिया को सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से समाज में विद्यमान अन्य तत्वों, कारकों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संरचित एवं परिमार्जित किया जा सकता है। तो कुहन का मानना है जो उनका मूल स्व है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ संरचित या निश्चित सामाजिकरण के माध्यम से ही क्रियाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हमने दो व्यक्तियों के सज्जन और एक गुंडे के रूप में देखा, तो उन्हें का इसका मूल स्व जो है सज्जन व्यक्ति है, इसका मूल स्व जो है गुंडे का है, लेकिन इनके व्यवहारों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे इसने कोई कार्य किया तो इसे जेल में जाकर एक संरचित व्यवस्था के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। वहीं इस व्यक्ति जो सज्जन व्यक्ति है इसके साथ अगर कोई ऐसी घटना या परिस्थिति में पड़ जाता है तो यह भी कुछ परिस्थितियों में जो है अपने मूल स्व को छोड़कर अन्य की तरह जो है क्रियाएं करने लगता है। तो कुहन की जो प्रमुख पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और ए फिलोसफिकल हिस्ट्री ऑफ आवर टाइम्स, ये दोनों जो है पूछी जा चुकी, ऊपर वाली पुस्तक पूछी गई पुस्तकों में है, जो अन्य एग्जामों में पूछा गया है, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुहन के जो विचार हैं वह प्रस्तुत करने के क्रम में इन्होंने निम्नलिखित लघु प्रस्तावनाओं की सहायता से आगे बढ़ाते हैं। कुहन कहते हैं कि पहला, मूल स्व और समाज दोनों संरचित होते हैं अर्थात बनाए हुए होते हैं। दोनों की पारस्परिकता अर्थात एक सामाजिक नियम, लघु मूल्य, मान्यताएं स्थित विशेष संदर्भ में भूमिकाओं अंतःक्रियाओं का निर्माण करते हैं। इन्होंने कहा कि विशेष संदर्भ में भूमिकाओं और क्रियाओं का निर्माण जो है समाज के द्वारा निश्चित मूल्यों मानदंडों के आधार पर होता है। दूसरा, इन्होंने कहा व्यक्ति का व्यवहार जो है वह क्रिया सामाजिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य के क्रमशः क्रमिक रूप के निर्मित एवं संपन्न होती है, जिसमें अप्रत्याशित जैसी कोई बात नहीं होती है। यदि कोई व्यवहार क्रिया एवं अंतःक्रिया अप्रत्याशित रूप से भी की जाती है तो उसका पहले से ही आधार होता है।
तो यहाँ कोहन कहने का प्रयास करते हैं कि कोई व्यक्ति अनएक्सपेक्टली कोई क्रिया नहीं करता है, अगर करता भी है तो उसका पहले से ही वैसा आधार बना होता है, इसलिए वह अप्रत्याशित क्रिया करता है। जैसे उदाहरण के तौर में शिक्षक को लेते हैं और एक स्टूडेंट को लेते हैं। प्रत्याशित क्रिया क्या है कि जो यह बच्चा जो है शिक्षक का सम्मान करेगा, लेकिन वह अप्रत्याशित क्रिया करता है, जैसे शिक्षक का सम्मान नहीं करता है, उन्हें गाली देता है, वो करता है, तो इसका पहले से ही आधार होगा, क्योंकि बच्चे का जो सामाजिकरण है या मूल स्व है वह उसे इस तरह की क्रियाएं करने के संदर्भ में प्रेरित करता है। अगला है सामाजिक संगठन तुलनात्मक रूप से एक अस्थायी संरचना है जिसकी स्वीकार्यता के साथ व्यक्ति अपनी क्रियाओं, व्यवहारों, चीज़ों के प्रति अर्थबोध एवं भूमिकाओं के प्रति विशिष्ट प्रत्याशाओं, साथ ही सामाजिक परिदृश्य का निर्माण कर अपना सहयोग प्रदान करता है। इन्होंने कहा कि जो अस्थायी संरचना है, व्यक्ति अपने सामाजिक संगठन, अपने व्यवहार की क्रिया की उसके साथ तुलना करता है, उसके अर्थ को समझता है और उसी के परिदृश्य में अपने व्यवहार का जो है निर्माण करके सहयोग प्रदान करता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को समझने में कार्य कारण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि मूल स्व में परिवर्तनों की प्रासंगिक उपस्थिति होती है। इसे 20 कथनी परीक्षण या 20 स्टेटमेंट टेस्ट विधि जैसे विधियों के सहारे इन्होंने मापा है। तो 20 कथनीय परीक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 20 स्टेटमेंट टेस्ट जो है यह थॉमस कोहन के द्वारा प्रयोग किया है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है हाल के फिलहाल में। तो अगला जो थिंकर है यह इरविन गॉफमैन है। गॉफमैन 1922 और 2282 जो है इनका जो है कार्यकाल रहा है। गॉफमैन के विचारों पर इनके पूर्ववर्ती विचारकों को, विशेषकर मीड ब्लूमर के विचारों का प्रभाव था। उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, 1956 में वर्णित अपने विचारों द्वारा लोक विधि विज्ञान, एथनोमेथोडोलॉजी के क्षेत्र में अपने विश्लेषण के सैद्धांतिक योगदान दिया है। एथनोमेथोडोलॉजी जो है घटना क्रिया विज्ञान की एक शाखा के रूप में देखा जाता है, या पद्धति के रूप में, विधि के रूप में देखा जाता है। इस संदर्भ में इनके जो है दो प्रमुख विचार थे, नाटक संबंधी विचार, ड्रामेटिकल आइडिया, और दूसरा अंतःक्रिया कम इंटरेक्शनल ऑर्डर। के संबंध में दोनों अवधारणाओं को केंद्रीय संदर्भ स्व ही रहा है तथा इन्होंने सिद्धांत के बृहत संरचनाओं का व्यापक कलेवर को नकारा है। तो जो इन्होंने बताया कि इरविन गॉफमैन ने का जो अभिनय कला था, इनका जो पहला सिद्धांत था नाट्य संबंधी विचार, इसमें इन्होंने बताया है कि समाज एक रंगमंच है जहां व्यक्ति स्व विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं करता है। तो उन्होंने कहा नाट्य कला में कि समाज जो है एक रंगमंच है और व्यक्ति आता है, वह विभिन्न प्रकार की अपनी क्रियाएं करता है, जैसे पिता का रोल निभाता है, पुत्र का रोल निभाता है, पति का रोल निभाता है, भाई का रोल निभाता है। तो यह एक तरह से वह नाटक मंच का एक भाग है या भूमिकाओं का निर्वहन करने वाला है। इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति रंगमंच है जहाँ व्यक्ति स्व विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं करता है, जब व्यक्ति दूसरे की भूमिकाओं को स्वयं में अपनाता है तो इसका मतलब है कि वो आई से मी में परिवर्तित हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति आई दूसरों के प्रतिक्रियाएं या भूमिकाओं का निर्वहन करता है तो वह आई से मी बन जाता है। और अभिनय शास्त्र के विश्लेषण में इन्होंने दो अवधारणाओं का प्रयोग किया है। एक अग्र पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं, अग्र या फ्रंट। दूसरा पार्श्व या बैक। फ्रंट और बैक की अवधारणा के रूप में इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति
वह मंच है जहाँ अभिनेता अपने कर्तव्य अभिनय समाज वह मंच है जहाँ व्यक्ति अभिनेता अपने कर्तव्य अभिनय को दिखाता है और जिसे देखने की अपेक्षा दर्शक करते हैं। अर्थात व्यक्ति जब समाज में जाता है तो समाज के द्वारा जो अपेक्षित व्यवहार होते हैं उसी प्रकार की क्रियाओं को व्यक्ति करता है। उदाहरण के तौर पे जैसे नाटक रामलीला का उदाहरण लेते हैं। जैसे राम का किरदार निभाने वाला व्यक्ति जब स्टेज या मंच पे होता है तो वह राम के नैतिकता आदि के व्यवहारों का अनुकरण करता है, लेकिन उसका जो बैक होता है वह स्टेज के बैक में जब जाता है तो वहीं पे वह क्या करता है, खैनी मल के शराब नशा आदि का सेवन करता है। तो वह उसका जो है बैक या बैक मंच पे उसका अलग व्यवहार देखने को मिलता है और फ्रंट बैच पे वह ऐसा व्यवहार करता है जैसा समाज द्वारा अपेक्षित होता है। और कह सकते हैं जैसे कि अभिनेता का यह व्यवहार जो है दर्शकों के अनुसार व्यवहार किया जाने वाला है। दूसरा पक्ष इन्होंने बताया कि पर्दे के पीछे व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, जैसा अभी हमने राम के उदाहरण के संदर्भ में समझा है। गॉफमैन का कहना है कि जब हम स्व को बाहरी दुनिया में आते हैं तो वहाँ बाहरी दुनिया के लिए एक विशाल मंच या समाज एक विशाल मंच के रूप में कार्य करता है, जहाँ स्व अगणित भूमिकाओं का अभिनय करता है, पिता पुत्र फलाना ढिकाना बहुत से भूमिकाओं का निर्वहन करता है। उसके लिए जो है भाषा वेशभूषा शरीर सज्जा स्वयं किरदार की भूमिका आज जो है प्रतीक के रूप में देखने को मिलता है। गॉफमैन की जो पुस्तक है उनसे मिलती जुलती जो है प्रेजेंटेशन इन सेल्फ इन एवरीडे लाइफ से मिलती जुलती कुछ पुस्तकें हैं। उनमें एक है अंडरस्टैंडिंग इन एवरीडे लाइफ। अंडरस्टैंडिंग इन एवरीडे लाइफ जो पुस्तक है यह 1971 में जैक डगलस की है। लिख दे रहे हैं हिंदी में ही लिखे अंडरस्टैंडिंग इन एवरीडे लाइफ 1971 जैक डगलस की पुस्तक है। सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ जो पुस्तक है वह एंड्रू बेगर्ट की पुस्तक है, 1981 में आई है। और एक पुस्तक है एवरीडे लाइफ सोशियोलॉजी जो ए एडलर की पुस्तक है 1987 में। इनके अलावा जो गॉफमैन है अंतःक्रिया क्रम में इनका जो है दूसरी अवधारणा है अंतःक्रिया क्रम अर्थात इंटरैक्शनल ऑर्डर। इस संदर्भ में इन्होंने कहा कि सूक्ष्म प्रक्रियाओं का सृजनात्मक विश्लेषण करता है और इनके अनुसार का जो है अंतःक्रिया दो या दो से अधिक व्यक्तियों के भौतिक रूप से एक दूसरे के सामने उपस्थित होने पर होती हैं। तो इनका मानना है कि जो अंतःक्रियाएं होती हैं वह जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं उस आधार पर जो है अंतःक्रिया होती है। इसका इन्होंने एक क्रम किया है। इन्होंने कहा एक व्यक्ति होगा, उसके अलावा संपर्क का माध्यम होगा, भौतिक उपस्थिति के साथ साथ टेलीफोन पत्र सिनेमा आदि के माध्यमों से भी संपर्क हो सकता है। अर्थात या तो व्यक्ति सामने होगा या फोन पे होगा या अन्य किसी माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। यह इसका एक आर्डर रहेगा अंतःक्रिया की। उसके बाद इनमें एनकाउंटर होगा, मुठभेड़ होगा अर्थात मिलन होगा। मिलन होने के पश्चात इनमें जो है मौखिक संचार की भूमिका होगी। पारस्परिक एक दूसरे के प्रति जो है सरोकार रखते हैं उस आधार में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे। इस तरह की जो है इंटरेक्शनल अर्थात क्रियाएं होगी, अंतःक्रिया होगी। चौथा इन्होंने कहा कि मंच अभिनय अर्थात प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस। इसमें इन्होंने कहा कि दर्शकों के सामने भूमिका निष्पादन करेगा अर्थात समाज के सामने उन दोनों का व्यवहार जो है देखने को मिलेगा। इसमें प्रतियोगिता, औपचारिक मिलन, नृत्य या संगीत आदि प्रस्तुत करेगा। पांचवा इन्होंने कहा सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान, जिसमें इन्होंने कलेक्टिव, सेलिब्रेटिव या सोशल ऑफेंस की चर्चा इन्होंने की है। उसमें इन्होंने कहा कि सामाजिक अवसरों पर जिनमें व्यक्ति सामूहिक रूप से भागीदार या मिलते जुलते हैं, शादी विवाह जन्म आदि ऐसे अवसरों पर वह बड़ी संख्या में लोगों के साथ जो है एक दूसरे से अंधाधुंध लंबी अंतःक्रियाएं होती रहती हैं। तो यह जो थे इरविन गॉफमैन के विचार थे।
जब हम बुक्स को बताएंगे तो उनमें हम इन पुस्तकों का भी जो है ऐड कर देंगे, जहाँ जो अभी बताए हैं। तो इनकी आलोचना के दो प्रमुख बिंदु हैं। पहला, अंतःक्रियावादी उपागम का समाजशास्त्री अनुसंधान एवं ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। आलोचक कहते हैं कि जो अंतःक्रियावादी उपागम है यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठता, वैज्ञानिकता और निरपेक्षता का अभाव होता है। तो इन्होंने कहा यह व्यक्तिपरक विधि है, इसलिए यह जो है समाजशास्त्री अनुसंधान या ज्ञान प्राप्ति में उपयुक्त नहीं है। यह एक सिद्धांत सामाजिक संरचना के आधार पर समाजशास्त्र बिंदु माना जाता है कि संदर्भ में अनभिज्ञ और असंबद्ध होकर एक प्रकार से इनकी अवहेलना करता है, अर्थात इसने सामाजिक संरचना की अवहेलना की, ऐसा आलोचकों का मानना है। इसी प्रकार असंबद्धता एक दूसरे के अन्य बृहद शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंध प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह जो अन्य जो सिद्धांत हैं उनसे इसका कोई संबंध या लिंक देखने को नहीं मिलता है, यह देखा जाता है। इस संदर्भ में इसकी आलोचना की गई है। अगली पॉइंट है कि अब तक के सुव्यवस्थित समाज मनोवैज्ञानिक तथ्य की एक व्यक्ति के व्यवहारों क्रियाओं के निर्धारण उसका व्यक्ति और अचेतन मन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु सांकेतिक अंतःक्रियावाद इसको प्रायः गौड़ मानकर आत्मचेतना पर केंद्रीय संदर्भ देता है। तो आलोचक कहते हैं कि जो इसमें बात की गई है उसमें व्यक्ति को और अवचेतन मन की भूमिका को नगण्य मान लिया गया है और केवल आत्मा और आत्मचेतना पर अधिक बल दिया गया है। चौथा, इनका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यह भूल जाता है कि मानवीय क्रियाओं के निर्धारण में सिर्फ अंतःक्रियाओं और अर्थबोध ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, बल्कि इतिहास, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक कारण भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। अगला तथ्य है कि यह तर्क प्रतीत नहीं होता है कि कोई भी समाजशास्त्री सिद्धांत जैसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद समाज के व्यापक संदर्भों में स्वयं से परे होते हुए भी समाज उपयोगी निष्पत्तियां प्रस्तुत करता है। इन्होंने कहा कि इसे आलोचक मानते हैं कि जो यह सिद्धांत है या उपागम है, इससे यह प्रतीत नहीं होता है कि कोई समाजशास्त्री सिद्धांत प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद व्यापक संदर्भ में स्वयं को कैसे रखता है या समाज उपयोगी किस प्रकार से है। इनके अलावा जो है यहाँ पे जो है पुस्तक मेंशन है स्टिग्मा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इरविन गॉफमैन की। असाइलम अर्थात जेल 1961, इंट्रैक्शनल रिचुअल 1967 में इनकी अगली पुस्तक थी। रिलेशन इन पब्लिक 1961, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस 1963, फॉर्म्स ऑफ टॉक और एनकाउंटर 1961, रिस्पॉन्स एंड रिप्लाई 1975 आदि जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।